Hello everyone. Today we are going to discuss about natural resources. पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमारे पास एक टॉपिक आता है नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वेदर इट कैन बी विंड, सोलर, थर्मल, फॉसिल फ्यूल, वाइल्ड लाइफ, सो ऑल दीज रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। So, diving into the video, starting from pre-industrialization, urbanization और increase in population. So हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ा है, अर्बनाइजेशन जब बढ़ा है और पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है, सो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि आजकल हमारे जितने भी गैजेट्स हैं सभी इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं। सभी के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से इट्स अ लाइक मेन थिंग जिस पे वो गैजेट्स रन करते हैं। और दे जनरेट मेनली फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। और जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती कहाँ से? थर्मल पावर प्लांट, यानी कि कोयले को जला के भाप बना के टरबाइन रोटेट करके जो बिजली बनती है, दैट इज एक्चुअली थर्मल। तो थर्मल पावर प्लांट से एक तरीके से मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल पावर प्लांट किस पे रन करता है? फॉसिल फ्यूल पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कोयले पे एक तरीके से रन करता है। तो इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होती है। और इंडस्ट्री बेसिकली कहाँ पे लोकेट करती है? अर्बन एरियाज़ में लोकेट करती हैं। अर्बन एरियाज़ लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं? जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज़ इंडस्ट्रीज़ वहीं पे सेटअप है। तो आसपास की लोकेलिटी में क्या हो जाता है? रूरल एरिया के लोग आके वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ क्रिएट करने लगते हैं, तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन हो जाता है। तो पीपल कहाँ मूव करते हैं? रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ, यानी अर्बन एरियाज़ की तरफ। और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूइंग होते 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 अब तक ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? देखो, गैजेट्स इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉसिल फ्यूल से जनरेट हो रही है थर्मल पावर प्लांट में। कौन से फॉसिल फ्यूल से? कोयले से। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे एक तरीके से रन कर रही हैं, मशीनरीज एक तरीके से उस पर रन कर रही हैं। अब इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होती हैं? अर्बन एरियाज में सेटअप होती हैं। अर्बन एरियाज क्या क्रिएट करते हैं? जॉब क्रिएट करते हैं, क्योंकि बाहर से रूरल एरिया से लोग आते हैं, अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे एक तरीके से वो जॉब क्रिएट करते हैं, है ना? तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली डे बाय डे जो है इंक्रीज हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। सो ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 4.5 टाइम्स फ्रॉम 1.5 टू 7.6 बिलियन। अब इसमें ये डेटा दिया गया है, दिस डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ है कि 4.5 टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ गई है। कैसे? यानी कि पहले 1.5 बिलियन थी, अभी कितना हो गई है? 7.6 बिलियन। तो लगभग लगभग 5% के करीब ये पॉपुलेशन जो है बढ़ गई है। बट अर्बन पॉपुलेशन ग्रू 13 टाइम्स फ्रॉम 225 मिलियन टू 3.5 बिलियन। लेकिन अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 13 टाइम्स एक तरीके से बढ़ी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि रूरल एरिया से लोग मूव कर रहे हैं अर्बन एरियाज की तरफ। तो मतलब अर्बन पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी उसमें। और इसी तरीके से अर्बनाइजेशन कंटिन्यूअसली एक तरीके से क्या हो रहा है? एक्सपैंड करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 47% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। क्या मतलब कि ये 13% एक तरीके 13 टाइम्स ये बढ़ी है, 225 मिलियन से 3.4 बिलियन तक, और जो कि है 47% टोटल पॉपुलेशन का। 2030 तक द फिगर्स आर लाइकली टू इंक्रीज टू 4.9 बिलियन और 60%। 2030 तक जो फिगर्स है वो कितना हो जाएगा? 4.9 बिलियन तक हो जाएगा, यानी 60% इस पॉपुलेशन का ये 2030 तक अर्बनाइजेशन हो जाएगा, 60%। अर्बन एरियाज कवर कितना परसेंट अर्बन एरिया कवर करते हैं? वर्ल्ड के लैंड का टोटल टोटल 3 to 4% एरिया अर्बन एरियाज कवर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन उसमें इमेंस अमाउंट में पॉपुलेशन लाई कर रही है। मतलब ये है कि जो पर यूनिट एरिया है लैंड का वो बहुत कम है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अर्बन एरियाज़ में, है ना? अब और क्या बताया गया है इसमें कि टोटल लैंड सरफेस का 3 to 4% हिस्सा जो है वो अर्बन एरिया के अंडर आता है और अकोमोडेट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट कंज्यूम 80% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी। लेकिन क्योंकि लोग वहाँ पे ज़्यादा है, डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैंड कम है, तो कंजप्शन जो होता है वो लगभग लगभग टोटल ग्लोबल एनर्जी का 80% कंजप्शन वहाँ पे होता है। एंड दस दिस एमिट अ बल्क ऑफ जीएचजी। और इसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि कंजप्शन इतना ज़्यादा है तो उसकी वजह से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस को भी क्या करता है? रिलीज करता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है
मेनली कहाँ किससे चलते हैं? पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, एंड पेट्रोल एंड डीजल आर बोथ व्हाट? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब फॉसिल फ्यूल मतलब कि यहीं से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी हो रहा है। तो मेनली मेनली ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? पेट्रोल और डीजल से होता है, और दोनों के दोनों क्या है? फॉसिल फ्यूल हैं। आउट ऑफ द कंज्यूमर्स कल्ट, प्लास्टिक, टिम्बर और अदर नेचुरल रिसोर्सेज वो भी बड़े तरीके से यहाँ पे यूज होते हैं। आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो है, प्लास्टिक्स हो गए, टिम्बर हो गई, अदर नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, वो भी एक तरीके से यूज होते हैं। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की लिए अवेलेबिलिटी की, तो सोफेस्टिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल्स क्विक एंड एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्योंकि अर्बन एरियाज हैं, एक्सेसिबिलिटी है, मार्केट की चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी है, स्किल्ड लेबर वहाँ पे है, तो टेक्नोलॉजी की भी अवेलेबिलिटी वहाँ पे ईजिली एक्सेसिबल है। टेक्नोलॉजी की भी अवेलेबिलिटी वहाँ पे है। अब ये टेक्नोलॉजी की जो अवेलेबिलिटी है, ये नेचुरल रिसोर्सेज का और ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करने में और ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन करने में हेल्प कर देती है। तो और बेहतर तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन हैव इंक्रीज्ड ग्रेटली ड्यू टू इलेक्ट्रिक सोर्स। अब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एक्सपेंड कर रही है, तो इलेक्ट्रिक सोर्स को एक तरीके से एक्सपेंड करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ की लैंड से ट्रीज़ को कट कर देते हैं। जब हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? डिफॉरेस्टेशन एक तरीके से कॉज़ हो जाता है। तो ऑल दीज़ थिंग लीड्स टू द व्हाट? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज़। अगर हम इलेक्ट्रिक सो की बात करें, इलेक्ट्रिक सो क्या होते हैं? ये ना टूल्स होते हैं जो कि जैसे वुड है, मेटल है, प्लास्टिक है, इनको कट करने के लिए जो यूज़ होते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सो। और जैसे सर्कुलर सो आते हैं, जिग जैग सो आते हैं, इस तरीके से तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से इनको चलाया जाता है, एंड दे आर लाइक टूल दैट यूज टू कटिंग द मटेरियल, जैसे कि वुड को कट करने के लिए, मेटल को कट करने के लिए, प्लास्टिक को कट करने के लिए। तो वही बोला गया है। सो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज हुआ क्योंकि इंक्रीज ग्रेटली ड्यू टू इलेक्ट्रिक सोर्स। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक सो आ गए हैं, इलेक्ट्रिक सो इज़ व्हाट? ए टेक्नोलॉजी। तो हम अब आसानी से क्या कर सकते हैं? पेड़ों को काट सकते हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। तो हम आसानी से क्या कर देते हैं? पेड़ों को कट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। मतलब कि टेक्नोलॉजी आई और हमारा नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसका एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लोटेशन स्टार्ट हो गया, ईजी हो जाता है, बेसिकली ये बोला गया है। दैट इज़। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि फूड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए मतलब है कि जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए, उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें फूड भी ज़्यादा चाहिए। तो फूड चाहिए तो ये फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो मोर एंड मोर लैंड हमें चाहिए क्या करने के लिए? फूड को ग्रो करने के लिए, यानी कि मोर एंड मोर एग्रेरियन लैंड हमें चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ज़्यादा लैंड को एक तरीके से कल्टीवेशन के अंडर लाने के लिए हम फिर से क्या करते हैं? डिफोरेस्टेशन करते हैं, या वहाँ से आसपास से ग्रासलैंड को हटाते हैं, जो भी वेटलैंड है, जो भी इकोसिस्टम वहाँ पे लाई कर रहा है, उसको क्या कर देते हैं? वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो दैट इज। फिर आता है कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का बेसिकली मतलब होता है, ये कंज्यूमर से आया है। कंज्यूमर मतलब जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, खपत कर रहा है, चीज़ों की कंज्यूम कर रहा है उसको। तो ये जो कंज्यूमरिज्म की कल्चर है, ये क्या कर रही है कि हमारी एक्सेसिव डिमांड, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, और एक तरीके से जनरेशनल एडवांसमेंट हो रहा है, तो हमारी जो डिमांड्स है ना अलग अलग चीज़ों की, वो बढ़ जाती है। हमें हर चीज़ ना क्विकली चाहिए, हमें हर चीज़ जो है हमें हर चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए। अगर शूज़ की बात करें, वो क्वांटिटी में ज़्यादा होनी चाहिए। कपड़ों की बात करें, नंबर ऑफ क्लोथ्स होने चाहिए। या अगर हम बात करते हैं यू कैन से मेकअप प्रोडक्ट्स की, तो वो हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स के होने चाहिए। तो ये जो कल्चर है कंज्यूमरिज्म का, चीज़ों को यूटिलाइज करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और अलग से अलग चीज़ों को यूटिलाइज करने का, दैट लीड्स टू द मैड स्क्रैम्बल ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से क्या होता है? रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोइटेशन होता है, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है ना। सो अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन है नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब जो भी संसाधन हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हो मेन काइंड के लिए, तो रिसोर्सेज जो है जब हम उनका नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब कि इक्वली हम उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, चाहे वो दो लोगों के बीच हो, दो नेशंस के बीच हो, या इंटर नेशन हो, या इंट्रा नेशन हो, एक नेशन के अंदर ही हो।
तो हम नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं, तो जो रॉ मटेरियल होता है फिनिश्ड गुड के लिए इज अवेलेबल इन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस। जो रॉ मटेरियल होता है ना, जब हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, जनरली वो डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशन में ईजिली मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस्ड हुई नहीं होती, तो चीज़ें यूटिलाइज नहीं होती, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। अब जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए गवर्नमेंट अलाउ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अब क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, चीज़ों को वो करती है, एक तरीके से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती है। तो वहाँ से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनसे हमें पैसा मिलेगा, है ना? अगर हम एक डेवलप्ड कंट्री को चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो सपोज़ करो हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे इंडिया में एग्रेरियन कंट्री है इंडिया, चावल बहुत ज़्यादा होता है, गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए में, तो यूएसए हमें क्या देगा? पैसा देगा। तो फॉरेन एक्सचेंज को या मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट से कहीं न कहीं हम ज़्यादा रिसोर्सेज़ को एक्सप्लॉइट कहीं न कहीं करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे अराउंड होते हैं, वो हमें सिर्फ यूटिलाइजेशन के लिए, या ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमें कंज्यूम हम उनको करते हैं, खाने के पर्पज से यूज़ होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो स्टोन एज में क्या होता था, स्टोन एज में जो हमारा एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज था जो एनर्जी प्रोवाइड करता था, वो था वुड, है ना? जब हम आयरन एज में आए, यानी कि स्टोन एज बेसिकली दैट आदि मानव वाली जो स्टेज है, जब उन्होंने एक तरीके से जो दो स्टोन्स है उसको एक तरीके से रब करके दे इन्वेंटेड फायर एंड दैट। तो स्टोन एज में हमारा उससे आगे जो फिर थोड़ा सा एडवांसमेंट होता है, तो वुड हमारे पास आते हैं। पीपल नो कि अच्छा लकड़ी को जला के भी आप आग जला सकते हो। तो स्टोन एज में वुड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम आयरन एज की बात करते हैं, तो आयरन एज में हमारे पास कोयला आया, तो कोयला जो है सोर्स ऑफ एनर्जी था। जब हम मॉडर्न एज की बात करते हैं, तो हमारे पास पेट्रोलियम आया, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वी हैव दैट सोर्स ऑफ एनर्जी। और अब हमारे पास फ्यूचर में हम जो अभी एक तरीके से जिस चीज़ों पे काम कर रहे हैं नाउ, वी आर यूजिंग लाइक मूविंग टुवर्ड दैट थिंग जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा आगे जाके। तो फ्यूचर में हमारे लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा वो बनेगा सोलर और जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मतलब अर्थ की जो हीट है, दैट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो ये डोमिनेट एक तरीके से करेगा फ्यूचर में। अब गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि जो गुड सोर्सेज है एनर्जी के, दैट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। उसमें ये कुछ चीज़ें क्वालिटीज़ ये कुछ होनी चाहिए, जैसे कि ऑप्टिमम हीट प्रोडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास। मतलब कि पर यूनिट मास को, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर मास को, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम एक पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, क्यूब क्यूब होगा, 1 मीटर क्यूब। तो अगर एक वुड ब्लॉक है दैट इज, और दिस इज लाइक 1 मीटर क्यूब, तो अगर हम एक पर यूनिट वॉल्यूम को बर्न करते हैं, या इस मास को हम बर्न करते हैं, तो हमें एक पर्याप्त अमाउंट में हीट मिलनी चाहिए, इतनी हीट मिलनी चाहिए कि वो एक तरीके से ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट हमें उससे प्रोड्यूस है। ऐसा नहीं है कि हमने मास तो ज़्यादा बर्न कर दिया और हमें एनर्जी कुछ मिली नहीं। तो अच्छा फ्यूल, ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की ये एक तरीके से पहचान होती है। और उसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो, मतलब अगर मैं किसी भी एक्स या किसी भी फ्यूल की बात कर रही हूँ या सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो दैट शुड बी इजी टू कैरी। ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड ही है बहुत ज़्यादा, या मेसी है, वी कैन नॉट ट्रांसपोर्ट दैट, और वो इजी नहीं है ट्रांसपोर्ट होने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियल जो है दैट शुड बी इजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और दिस इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो लीस्ट पॉल्यूटिंग होना चाहिए। जब हम उसको बर्न करते हैं, तो हम उसको किसके लिए बर्न करें, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ना। तो उसमें से ज़्यादा हीट एनर्जी ही प्रोड्यूस हो, ना कि टॉक्सिक गैसेस या जीएचजी, ग्रीन हाउस गैसेस या नॉक्शियस गैसेस ना प्रोड्यूस हो, ठीक है, कोई बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो। इसके अलावा वो जो है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि वो ऐसा होना चाहिए कि ईजिली हम उसे खरीद सके और उसको बर्न कर सके और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो दैट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। So today we discussed about that नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इस तरीके से किस तरीके से हमारी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ रही हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि टेक्नोलॉजी के लिए अवेलेबिलिटी से किस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सट्रैक्शन बढ़ जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं, तो किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं।
कंज्यूमरिज्म की जो कल्चर है, खपत करने की जो एक तरीके से संस्कृति अभी लोगों में आ गई है, वो क्या करता है नेचुरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में लेके आ जाता है। और इसके अलावा नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का कि तो इसमें हमने पढ़ा कि एक जो गुड फ्यूल है उसकी क्या-क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और किस एज में हम किस चीज़ को एज़ अ फ्यूल यूज़ करते थे। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज़ थिंग। कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज, सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, एंड देन हम जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, उनके बारे में बात करेंगे। ये एक जनरल ओवरव्यू था रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज कि क्या है, कैसे आए हैं, कैसे पिक्चर में आए हैं, किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं और एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो दिस इज़ इट अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ते रहिए क्योंकि यूजीसी नेट आने ही वाला है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली ऑलवेज।